सो हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं दर्पण और लेंस के बारे में। आखिर ये क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है और हम अपने दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ पे इनका उपयोग करते हैं। साथ में हम ये देखेंगे कि ये प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करते हैं और हमसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना होगा आखिर दर्पण क्या होता है, मिरर क्या है। तो बोलना मिरर कुछ नहीं है, एक चमकदार और चिकनी सतह है जो क्या करती है, प्रकाश का परावर्तन करती है, या फिर हम बोल सकते हैं प्रकाश को परावर्तित कर देती है। उसी को हम बोलते हैं दर्पण। ठीक है, क्या है, मान के चलिए ये हमारे पास में एक चिकनी सतह है। अब सतह का मतलब होता है पीछे साइड इसके क्या होगा, कुछ लेप होगा, और यहाँ से अगर हमारे पास में कोई रेस आ रही है, कोई हमारे पास प्रकाश की किरण आ रही है, तो ये क्या कर देगी, उसको रिफ्लेक्ट कर देगी, मतलब उसको परावर्तित कर देगी। तो ये काम कौन करता है, ये दर्पण करता है। ठीक है, तो दर्पण की एक बात तो क्लियर है कि दर्पण का एक भाग पॉलिश हुआ होता है और एक भाग चिकना होता है, जो क्या करता है, परावर्तन करता है। ठीक है, अब दूसरी बात हमें समझनी होगी, ये दर्पण है ना, दर्पण दो प्रकार के हम पढ़ेंगे। एक को हम बोलते हैं समतल दर्पण और एक को बोलते हैं गोलीय दर्पण। अब जो गोलीय दर्पण होता है ये भी दो प्रकार से बढ़ जाता है। एक को हम बोलते हैं उत्तल दर्पण और दूसरे को हम बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, तो हमने पढ़े दर्पण दो प्रकार से, समतल और गोलीय, और गोलीय दर्पण भी दो प्रकार से होगा, उत्तल और अवतल। एक एक करके हम सभी को देखते हैं डिटेल से, आखिर इनमें क्या विशेषता है कि हम सभी को अलग अलग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं परावर्तन की नियम को। ठीक है, क्योंकि हमें दर्पण पढ़ना है और दर्पण का पहला ही काम होता है प्रकाश जो भी आ रहा है हमारे पास, लाइट जो भी आ रही है उसको परावर्तित करने का। तो पहले हमें परावर्तन का नियम जान लेना चाहिए कि आखिर होता क्या है। तो आप बोलना, जो परावर्तन का नियम है ना, दो मुख्य बिंदुओं से मिलकर बना है। जैसे मान के चलो दो मुख्य बिंदुओं से, मान के चलो एक हमारे पास में समतल दर्पण है, या ये हमारे पास एक चिकनी सतह है जिसके पीछे साइड क्या है, पॉलिश है, और आगे बिल्कुल सीधी है। तो इनका कहना है कि एक आएगा हमारे पास में, मान के चलो यहाँ से आ रही लाइट आ रही, तो इसे हम बोलेंगे ये हमारे पास में आपतित किरण है। क्या है, जो ऊपर से आ रही है इसे हम बोलेंगे आपतित किरण है। हो सकता है सोर्स यहाँ से हमारे पास में लाइट हो, तो यहाँ से आ रही है तो ये सोर्स है, तो इसे हम बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। अब क्या करेगी, जैसे ये इसकी सतह पर टकराएगी, जिस एंगल से आई थी उसी एंगल में ये क्या कर जाएगी, वापस निकल जाएगी। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। बात क्लियर है। अब इन दोनों के जो बीच का मध्य बिंदु होता है ना, यहाँ पे बीच में, तो एक हम काल्पनिक रेखा मान लेते हैं जिसे हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं अभिलंब। एक काल्पनिक हम अक्ष मान लेते हैं, इसे अभिलंब कहते हैं। तब इनका कहना ये होता है कि सबसे पहले आप देखो, जहाँ से आपतित किरण आ रही है और अभिलंब है, इन दोनों के बीच में आप एक दिख रहे होगे, एक झुकाव आ रहा है, इसे हम बोलते हैं कोण है। तो ये कोण और जो परावर्तित किरण है और अभिलंब, इनके बीच में जो भी कोण बन रहा होगा, ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो आप पहले ही लाइन कर सकते हो, आपतन कोण और परावर्तन कोण जो दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, दूसरी बात आपको याद रखना है, आपतन किरण या फिर हम बोल सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो यहाँ पे देखो, एक ही तल में ये आपतित किरण आई, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों के तीनों एक ही तल में मौजूद होते हैं। यही परावर्तन के दो मेन नियम थे। पहला क्या था, आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और दूसरा नियम, दूसरा ही पॉइंट इसमें था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही एक ही तल पर मौजूद होते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। इनका मतलब ऐसे समझ सकते हैं, अगर ये 30 डिग्री के एंगल से आ रही है यहाँ पे करंट, तो 30 डिग्री के एंगल से ये वापस आएगी। अगर 45 डिग्री के एंगल से आ रही तो 45 डिग्री से वापस आएगी, ऐसा ही है। ठीक है, बात क्लियर है। ओके, अब हम समझते हैं समतल दर्पण को। आखिर ये समतल दर्पण है क्या। देखो सबसे पहले हम ट्रिक बता दें आपको, समतल से याद रखना सिंपल। समतल दर्पण से याद क्या रखोगे आप, सिंपल। मतलब सीधी सिंपल बात ये है कि ये जो दर्पण है एक साधारण व्यक्ति है। सिंपल, साधारण या सिंपल एक ही बात हो सकती है। तो मतलब क्या होगा, तो पहली बात याद रखना, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। आभासी, सीधा, और बोलना जो हमारे पास में वस्तु है उसके समान।
तो आभासी सीधा और वस्तु के समान प्रतिबिंब बनता है। किसमें बनता है? समतल दर्पण में। और जो दूरी होगी, दूरी की अगर हम बात करें तो दूरी बिल्कुल वस्तु के समान होगी। जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो किसके समान होगी? वस्तु की दूरी के समान होगी। बात क्लियर है? ये 4 बातें आपको याद रखनी है। अब हमने आभासी प्रतिबिंब क्या बोला है? देखो, आभासी का मतलब होता है ये आपके पास में दर्पण है, ठीक है, मान कर चलो ये दर्पण है, ये इसके पीछे पालिश है। तो आप बोलना आभासी का मतलब ये होता है, अगर हमारे पास कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और इसका प्रतिबिंब जहाँ पे पालिश है उस साइड बन रहा है कहीं, तो इसे हम बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब होता है अगर इसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने बने। अगर इसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही बनता तो इसे हम बोलते हैं वास्तविक। क्या बोलते हैं? इसे हम वास्तविक बोलते हैं। लेकिन दर्पण के पीछे बन रहा है तो इसे हम बोलते हैं आभासी, ठीक है। और कैसा बन रहा है? सीधा। तो आपके पास में 4 बातें याद रखनी है। सबसे पहले समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, वस्तु के समान बनता है और वस्तु के समान ही दूरी पर बनता है, ठीक है। बात क्लियर है? तो हमने बोला प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा, दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर कोई वस्तु मौजूद होगी, ठीक है। बात क्लियर है? अब इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं समतल दर्पण का? तो बोलना जो हम सामान्य दर्पण है जो देखने के लिए हम घर पे उपयोग करते हैं, तो आप बोलना जो घर का शीशा होता है वहाँ पे समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और हमारे पास में पेरिस्कोप होता है ना, पेरिस्कोप में भी इसी का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण का। इसमें क्या करते हैं, 45 डिग्री के एंगल पर हम 2 दर्पण को जोड़ देते हैं, तब जाके हमारे पास में पेरिस्कोप बन जाता है, ठीक है। बात क्लियर है? अब हम समझते हैं जो गोलीय दर्पण थे हमारे पास में, जो गोलीय दर्पण हम पढ़ रहे थे 2 प्रकार का था। गोलीय दर्पण कितने प्रकार से था? 2 था। एक को हम बोल रहे थे अवतल दर्पण और एक को बोल रहे थे उत्तल, ठीक है। तो ये इसमें हम देखते हैं अवतल दर्पण क्या है। सबसे पहले क्या जानते हैं अवतल दर्पण आखिर है क्या? तो सबसे पहले समझो अवतल दर्पण होता कैसे है। तो आप बोलना अवतल का मतलब होता है अंदर की ओर धंसा हुआ। अवतल से याद रखना, अंदर की ओर धंसा हुआ। क्या है? अंदर की ओर धंसा हुआ। अवतल से याद रखना, अंदर की ओर धंसा हुआ दर्पण। जैसे हम सिंपल मिरर की बात कर रहे थे, साधारण दर्पण की बात कर रहे थे। अब इस साधारण दर्पण में आप सीधा देख रहे हो, ये क्या हमारे पास में साधारण दर्पण है। अब बोलना अगर हम अंदर की ओर धंसा दें उसको, अंदर की ओर धंसाने का मतलब है अब ये सीधा दिख रहा था स्ट्रेट लाइन की तरह है, अब इसको हमने थोड़ा ऐसा टेढ़ा कर दिया, तो अब क्या होगा, ये टेढ़ा हो गया ना, तो इसी को आप बोलना अंदर की ओर धंसा हुआ होगा, उसे हम बोलेंगे अवतल दर्पण। बात क्लियर है? ओके। तो अब क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे, इसको हम कुछ इस प्रकार देखेंगे। अब यहाँ पे जो P है ना, P से आप बोलना ध्रुव है हमारे पास में। यहाँ पे F का मतलब हमारे पास में फोकस बिंदु और C का मतलब हमारे पास में वक्रता केंद्र है, ठीक है। बात क्लियर है? अब यहाँ पे सीधी सिंपल बात ये रखो, अगर कोई वस्तु यहाँ पे इसकी यहाँ रखी होगी, ठीक है, कहाँ रखी होगी, अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और अगर हम अवतल दर्पण में देखेंगे तो इसका प्रतिबिंब वस्तु के सामने ही बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, सामने ही बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा। तो आप बोलना जो वस्तु की दूरी है, जो प्रतिबिंब की दूरी है वो वस्तु की दूरी पर निर्भर करेगी। अभी हम देखें कि इनके दर्पण का प्रतिबिंब बनता कैसे है, तो आप वहाँ पे देखो जैसे वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी एक दूसरे पर निर्भर करेगी, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपको इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, कौन कौन सी रखनी है, सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा, किसमें, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है वास्तविक। वास्तविक का मतलब होता है दर्पण के सामने बनने वाले प्रतिबिंब क्या बोलते हैं, वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा, बोलना वास्तविक के साथ में कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। 2 बात याद रख ली, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो ये कैसा प्रतिबिंब बोला, अधिकांश जो हमारे पास में प्रतिबिंब बनेंगे वो ऐसे ही बनेंगे, वास्तविक और उल्टे बनेंगे। लेकिन केवल एक हमारे पास में यहाँ पे अपवाद होगा। क्या होगा, एक अपवाद होगा जहाँ पे हमारे पास में आभासी बनेगा प्रतिबिंब। कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा और कैसा बनेगा, सीधा। ये अपवाद रहेगा, बाकी सभी कैसे बनेंगे, वास्तविक और उल्टे बनेंगे, ठीक है। बात क्लियर है? अब इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो बोलना सेविंग मिरर में करते हैं और वाहन के हेडलाइट में करते हैं और सौर भट्टी में भी इसका उपयोग करते हैं।
अब आप सभी सोच रहे होंगे आखिर हम इसका सेविंग मिरर और वाहन की हेडलाइट में क्यों उपयोग कर रहे हैं। ध्यान दो कि हमने देखा है अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण कुछ ऐसा था, अगर हम यहाँ से कोई लाइट को यहाँ पे पास करेंगे, लाइट हमने यहाँ पे करी तो हम बोलेंगे ये क्या कर रहा है, जो लाइट है पूरी को एक जगह पे केंद्रित करने का काम कर रहा है, एक जगह पे इकट्ठी करने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, एक जगह पे इकट्ठी करने का काम ये कर रहा है। कौन कर रहा है, अवतल दर्पण। तो क्या करेगा, एक जगह पे इकट्ठी कर रहा, मतलब सीधी सिंपल बात करेंगे, ये जो प्रतिबिंब बनाएगा ना, जो भी प्रतिबिंब बनाएगा वो कैसे बनाएगा, बड़ा बनाएगा। इसलिए सेविंग जब हम कराते हैं, सेविंग मिरर होता है या फिर जो डॉक्टर वगैरह होते हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि छोटी चीज़ को बड़ा देखने के लिए करता है, प्रकाश को इकट्ठा करने का काम करता है। क्या करता है, ये प्रकाश को इकट्ठा करने का काम करता है। ठीक है, बात क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो आप बोलना ये क्या काम करता है, अवतल दर्पण का काम होता है जो किरणें हैं उनको इकट्ठा करने का काम भी करता है। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं उत्तल दर्पण को। तो उत्तल दर्पण जो है अवतल दर्पण के बिल्कुल उल्टा होता है। देखो उत्तल है ना, तो ये उल्टा रहेगा। उत्तल दर्पण से आप याद रखो उल्टा रहेगा। कैसे रहेगा, उल्टा। जैसा कि हमने अभी बात की थी, तो ऐसा देख रहे थे हम, यहाँ पे पालिश जब थी, कहाँ पे पालिश थी, बाहर साइड पालिश थी, तो हमारे पास में कुछ ऐसे मिल रहा था अवतल दर्पण के लिए। लेकिन उत्तल दर्पण अवतल को उल्टा है, तो मतलब ये है कि इसको आप कर दो उल्टा। अभी पालिश हम देख रहे थे, पालिश कहाँ हुई थी, बाहर हुई थी, अब पालिश हम कर देंगे अंदर मुड़े हुए भाग पे, तो जो भाग हमारे पास में बचेगा, जो दर्पण बनेगा, इसे हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट वही रहेगा, यहाँ पे P रहेगा, यहाँ पे F रहेगा और यहाँ पे C रहेगा। वैसे ही यहाँ पे F रहेगा और यहाँ पे C रहेगा। अब इस केस में देखा जाए तो इस साइड रखाएगी कोई भी वस्तु या फिर इंसान, इस साइड रहेंगे, और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा इस साइड में। तो मतलब कैसा हो रहा है, दर्पण के पीछे अगर कोई प्रतिबिंब बनता है तो उसे हम बोलते हैं कैसा, आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। तो ऐसे कैसा है, आभासी बनेगा, और कैसा बनेगा, सीधा। और याद रखना इसका प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। इसका उपयोग हम करते हैं जो वाहन वगैरह होते हैं उसको पीछे के देखने के, मतलब हम बोल सकते हैं जो पीछे देखने के लिए हमारे पास में बाइक में है, मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, इनमें जो पीछे के देखने के लिए हम उपयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं क्या, किस मिरर का उपयोग कर रहे हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग कर रहे हैं। अब इसका कारण ये होता है कि ये जो पीछे का हमारे पास में जो भी दृश्य होता है उसको, बहुत बड़े दृश्य को एक छोटे से उसमें वो कैद कर लेता है। तो इसका काम क्या हो रहा, तो क्या करता है, ये बहुत बड़ा अगर हमारे पास में दृश्य है तो उसको छोटे में समेट देता है, क्योंकि ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरी बात आप याद रखना इसकी, कि इसकी भी जो हमारे पास में प्रतिबिंब होगा वो वस्तु पर निर्भर करेगा कि वस्तु कहाँ पे है और प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। ठीक है, और इसके साथ में याद करो हमने अवतल दर्पण में बात की थी, यहाँ पे अवतल दर्पण का काम हो रहा था, ये क्या कर रहा है, आने वाली किरणों को इकट्ठा कर रहा था। लेकिन जो उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण का काम होता है जो आने वाली किरणें हैं उनको बिखराव करने का होता है। जैसे यहाँ से किरण आ रही, इसको यहाँ बिखरा दिया, इसको यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, तो ये क्या करता है, किरणों का फैलाव करता है। क्या करता है, ये किरणों का फैलाव करता है। कौन कर रहा है, उत्तल दर्पण। बात क्लियर है। अगर हम बात करें लेंस की, तो लेंस क्या होते हैं, एक पारदर्शी माध्यम का काम करते हैं। मतलब सीधी सिंपल बात है, अगर हमारे पास लाइट होगी और लाइट को अगर हम पास करें तो लेंस से पास हो जाएगी। ठीक है, लेंस से पास हो जाएगी लाइट। ठीक है, बात क्लियर है, ओके। तो लेंस भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे दर्पण दो प्रकार थे वैसे ही लेंस भी दो प्रकार के हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। अब यहाँ पे ज़रूरी बात आपको याद रखने की ये है, अगर आपको लेंस नहीं पढ़ना है तो सीधी सिंपल बात याद रखना, जो उत्तल लेंस है ना, वो याद रखना हमारे पास में जो भी गुण हमने पढ़े थे अवतल दर्पण के जो भी हमने गुण पढ़े थे वो सभी के सभी गुण आप अप्लाई कर सकते हो उत्तल लेंस में। और जो हमने अवतल लेंस पढ़ना है हमें, जो हमने उत्तल दर्पण पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, उत्तल दर्पण पढ़ा था, उसके जो भी गुण होंगे वही गुण होंगे अवतल लेंस के। ठीक है, आप यहाँ से भी याद कर सकते हो कि एक चीज़ आपको याद है एक नहीं है, तो आप एक दूसरे को जोड़ के कर सकते हो कि लेंस दर्पण के उल्टे होते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ क्या होगा। जैसे मान के चलो आपसे पूछे उत्तल लेंस, क्या पूछे आपसे, उत्तल लेंस, बस आपको थोड़ा डायग्राम याद रखना है, बाकी आप कर लोगे। क्या है हमारे पास में, एक है उत्तल लेंस और एक है हमारे पास में अवतल लेंस।
तो याद रखना उत्तल लेंस से फिर वही रखना, उत्तल से है उठा हुआ, उत्तल लेंस का मतलब क्या है, उठा हुआ। तो आप क्या करना, यहाँ से आप ऐसा जो लेंस देखोगे इसे हम बोलते हैं उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस का मतलब होता है जो बीच में क्या होगा, बीच में हमारे पास में फूला हुआ भाग होगा। ठीक है, और बाजू में जो ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे कैसा होगा, ऊपर नीचे हमारे पास में जो भाग होगा वो पतला होगा। कैसा होगा, पतला होगा। बात क्लियर है। तो आप याद रखो, सबसे पहले डायग्राम याद रखो। आप कैसे याद रखोगे, जो उत्तल लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, वहाँ पे ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग दोनों ही कैसे होंगे, दोनों ही हमारे पास में पतले होंगे, और जो बीच वाला भाग होगा वो कैसा होगा, मोटा होगा। वहीं पे हम बात करें अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस आप देखना बीच में कैसा होगा, ये बीच में पतला होगा और ऊपर नीचे कैसा होगा, मोटा होगा। बस इतनी बात याद रखो, बाकी जो हमने आपको बताया कि आप उल्टा कर दो, वहाँ से आप इसको कर सकते हो। जैसा कि हमने अवतल दर्पण में पढ़ा था कि अवतल दर्पण क्या कर रहा था, किरणों को इकट्ठा करने का काम कर रहा था। तो वैसे ही जो उत्तल दर्पण है ये काम करेगा किरणों को इकट्ठा करने का। ठीक है, इसे हम संग्राहक लेंस भी कहते हैं। ओके, और इसका उपयोग हम आवर्धिक कांच वगैरह में करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया में करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया एक स्थिति होती है जिसमें क्या होता है, हमें पास का नहीं दिखता है, दूर का दिखता है। ठीक है, उसके करेक्शन में भी हम इसका उपयोग करते हैं। आखिर ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। केवल इतना याद रखो, इसका उपयोग यहाँ पे हम कर सकते हैं। बाकी इसका प्रतिबिंब कहाँ पे कैसे बनता है, इसके लिए हम अभी देखने वाले हैं आगे। ठीक है, अवतल लेंस अभी बताया था हमने, बीच में पतला होगा और ऊपर नीचे कैसा होगा, ऊपर नीचे होगा मोटा। और इसका हमेशा उल्टा रखना, कैसा होगा, ये उल्टा होगा, किसके होगा, उत्तल दर्पण के उल्टा होगा। जैसे उत्तल दर्पण का काम हो रहा था किरणों को बिखरान करने का, ये भी बिखराव करेगा, फैलाता है किरणों को। और ये प्रसारक लेंस कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, प्रसारक लेंस कहते हैं। इसका उपयोग होता है मायोपिया को सही करने में। किसको होता है, मायोपिया को सही करने में होता है इसका उपयोग। जो कैमरे वगैरह हैं उसमें भी हम इसी का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का। ठीक है, बात क्लियर है। अगर हम बात करें सूत्र की, किसकी बात कर रहे हैं हम, अब हम बात कर रहे हैं सूत्र की। तो याद रखना, अब हम बात कर रहे हैं लेंस फॉर्मूला की। ठीक है, एफ का मतलब होता है फोकस दूरी, अभी हमने बताया था। भी का मतलब होता है यहाँ पे, भी का मतलब याद रखना प्रतिबिंब की दूरी, और यू का मतलब यह है वस्तु की दूरी। तो यहाँ पे अगर आपके पास में एक फॉर्मूला बनेगा, इसका मतलब है 1/f = 1/, भी का मतलब क्या अभी बताया था, प्रतिबिंब की दूरी, -1/u। ये फॉर्मूला बन जाता है आपके लिए, किसके लिए, लेंस के लिए। और कभी कभी आपसे पूछ भी लेता है क्वेश्चन, तो वहाँ पे आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना और वैल्यू को पुट कर देना है, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। वहीं पे अगर हम बात करें दर्पण के लिए, तो दर्पण के लिए बस थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। दर्पण के लिए क्या अंतर हो जाएगा, जैसे आप यहाँ 1/f लिख रहे हैं तो ज्यों के त्यों लिखोगे, = 1/v है ज्यों के त्यों। दर्पण है तो यहाँ पे प्लस लिखना 1/u। दर्पण और लेंस में केवल फॉर्मूला में इतना अंतर है कि लेंस में माइनस लग जाएगा और दर्पण में क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। लेंस में माइनस और दर्पण में क्या लगेगा, प्लस लगेगा। इसके अलावा कोई भी अंतर यहाँ पे नहीं है आपके पास में। ठीक है, बात क्लियर है। ओके, ठीक है। अभी उपयोग की बात करें, हमने दर्पण का उपयोग कर रहे थे हम चिकित्सा में, वाहन में, सौर ऊर्जा में। वहीं पे हम जो लेंस है उसका उपयोग कर रहे थे चश्मे में, कैमरा में, दूरबीन में और सूक्ष्मदर्शी में। ठीक है, इसके साथ में शायद हमारे पास में कुछ और बचता है तो वो भी आपको बता देते हैं। ठीक है, अभी आपको बताना था कि आप कैसे एक छोटे से ट्रिक से आप याद कर सकते हो कि जो प्रतिबिंब वगैरह हैं, आपसे पूछ लेता है कि किसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। सबसे पहले तो हमें चाहिए ब्लैंक पेज। ओके, मिल गया ब्लैंक पेज। अब समझो, और बहुत ही आसान तरीके से समझना, जल्दी समझ में आएगा आपके पास में। तो एक करके समझना। सबसे पहले हम दर्पण की बात कर लेते हैं। तो दर्पण और लेंस एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो आप वहाँ से याद कर लेना। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दर्पणों में, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। ठीक है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, या फिर हम बोल सकते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। ठीक है, तो याद रखना
सिंपल सी बात रखो, अवतल दर्पण का एक आपके पास में डायग्राम याद रखो कि अवतल दर्पण है मतलब अंदर की ओर झुका हुआ होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जो बीच वाला भाग आप देख रहे हो इसे P मतलब ध्रुव बोलते हैं। इसकी कुछ दूरी पे मिलेगा हमारे पास में F फोकस बिंदु, और कुछ आगे दूरी पर मिलेगा C, ठीक है। बात क्लियर है इतनी बात? ओके। तो याद रखना हमारे पास में मिलेंगे 6 केस, मतलब 6 केस मिलेंगे। 6 केस में आपसे पूछ सकता है कहीं से भी। तो पहला आपके पास में केस मिलेगा कि अगर वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पे। अनंत का मतलब होता है हमें वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, तो पहली कहाँ पे मिलेगी, अनंत पर मिलेगी वस्तु, ठीक है। फिर दूसरी बार आपसे पूछ सकता है सी से परे, मतलब सी के बिहाइंड, यहाँ पे सी से आगे मिलेगा, तो आप बोलना दूसरे नंबर पे आपसे पूछ सकता है सी से परे। क्या पूछ सकता है? सी से परे पूछ सकता है। तीसरे नंबर पे आपसे पूछ सकता है बिल्कुल सी पर। क्या पूछ सकता है? सी पर, वस्तु यहाँ पे सी पर रखी हो। चौथे नंबर पे आपसे पूछ सकता है जो वस्तु है वह सी व एफ पर रखी हो, एफ के बीच में रखी हो, ठीक है। पांचवें नंबर पे आपसे पूछ सकता है कि जो वस्तु है अभी सी और एफ के बीच में रखी थी, अब बोले कि कहाँ रखी है, एफ पर रखी है। कहाँ पर रखी है वस्तु? एफ पर रखी है। और छठे नंबर पे आपसे पूछ सकता है कि वस्तु अब एफ और पी के बीच में रखी है, एफ व पी के बीच में रखी है वस्तु। इतनी बात क्लियर है? तो आपको बताना है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। सीधी सिंपल सी बात है, ऊपर के जो हमने आपको 5 बताए हैं यहाँ तक, एफ तक, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। जो हमने लाइन सीक्वेंस लिखा है, अनंत, सी से परे, सी पर, सी व एफ के बीच में और एफ पर, इनका केवल आप उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब ये है जो 5वें नंबर पर है वो पहले नंबर पर कर दो, और जो पहले नंबर पर है वो लास्ट के नंबर पर कर दो। मतलब सीधी बात हम उल्टा करने वाले हैं, वही उसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो देखो कैसे करने वाले हम आपको। देखो वैसे तो ये प्रतिबिंब बनाने के लिए एक हमारे पास अलग कॉन्सेप्ट चलता है। अगर हम वो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने लगे तो 1 से 1.5 घंटा आपकी क्लास वहाँ पे चली जाएगी। लेकिन क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, हमें जल्दी से याद करना पड़ता है क्या सही है क्या गलत है, तो वहाँ पर ये टेक अपना सकते हैं, ठीक है। जैसे अनंत पर है तो ये ऊपर वाला रखो, यहाँ पर रखो, एफ पर बनेगा। फिर सी व एफ के बीच में, सी व एफ के मध्य में। फिर सी पर है तो उल्टा नहीं करनी, और सी पर ही कर दो। फिर उल्टा करो, सी से परे हो गया, सी से परे होगा। फिर क्या कर दो, अनंत हो गया कि नहीं। केवल हमने कुछ नहीं किया, उल्टा कर दिया है, तो हमारे पास में बन गया। अगर अनंत पर वस्तु होगी तो प्रतिबिंब एफ पर होगा, सी से परे होगी वस्तु सी व एफ के बीच में होगा, सी पर होगी तो सी पर ही होगा, सी व एफ पर होगी सी से परे होगा, और एफ पर होगी तो अनंत पर होगा। बस यहाँ पे बात आपको इतनी याद रखनी है। अब दूसरी बात करते हैं हम कि वस्तु का साइज, जो वस्तु का साइज है और प्रतिबिंब का साइज है वो कैसे हम याद करेंगे, तो उसको भी अच्छे से याद रख लो आप। अगर हम फोकस की बात करें तो वस्तु कैसी होगी, छोटी होगी। तो यहाँ पे बोल दो, अगर फोकस की बात कर रहे हैं तो बिंदु साइज होगी, पर धीरे धीरे साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है। इससे थोड़ी बड़ी होगी, बिंदु साइज से थोड़ी बड़ी होगी, मतलब बोल सकते हैं छोटी होगी। कैसी होगी, छोटी होगी। अगर सी पर है तो यहाँ पर आपको समान होगी, यहाँ पे बड़ी होगी और सबसे बड़ी होगी, बड़ी होगी और यहाँ पे सबसे बड़ी होगी, ठीक है। आपके पास 5 हो गए डायग्राम। अगर हम छठी बात करें, एफ व पी पर हो तो बोलना यहाँ पे कैसा बनेगा, एक तो आभासी बनेगा मतलब वस्तु के पीछे बनेगा, और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो आप बोल देना कहाँ पर बनेगा, पी व एफ के बीच में ही बनेगा, पी व एफ के बीच में बनेगा। कहाँ पे बनेगा, लेकिन वस्तु के जो हमारे पास में दर्पण है, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। बात क्लियर है? ओके। अगर हम अब बात करें, आपको एक छोटी सी बात याद रखो आप, कि अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की, किसकी बात करें, उत्तल दर्पण, तो यहाँ पे याद रखना जितनी भी पॉसिबिलिटी आपको दे दे, जितनी भी पॉसिबिलिटी आपको दे दे, हमेशा याद रखना केवल एक को छोड़कर। याद रखना अगर वस्तु अनंत पर दे रहा है तो बोलना फोकस पर बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। इसके अलावा अगर फोकस पर दे रहा है तो बोलना अनंत पर बनेगा, और बाकी अगर कोई भी पोजीशन दे दे तो हमेशा बोलना एफ व पी के मध्य बनेगा, एफ व पी के कहाँ बनेगा, मध्य बनेगा, ठीक है। बात क्लियर है? ओके।
हमारे पास दो और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रह गए हैं, उनको और हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं, आपसे पूछ सकता है आवर्धन के बारे में। किसके बारे में पूछ सकता है? हम बोल सकते हैं आवर्धन, या फिर आवर्धन को ही हम बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। तो आपसे पूछ सकता है आखिर ये होता क्या है। तो बोलना, इसका उपयोग अक्सर हम करते हैं जो हमारे पास में प्रतिबिंब बन रहा था, जो प्रतिबिंब बन रहा था उसके आकार को डिफाइन करने के लिए, मतलब उसका आकार कैसा होगा, वस्तु से छोटा है, बराबर है, उसके बराबर है। ठीक है, तो ये बताने के लिए हम कर सकते हैं आवर्धन का उपयोग। अब आवर्धन का जो उपयोग है, हम यहाँ पे जो दर्पण है उनके लिए अलग फॉर्मूला होगा, और जो लेंस है उनके लिए अलग होगा। अलग से मतलब है केवल साइन का अंतर है, बाकी कुछ नहीं है। अगर हम दर्पण की बात करें तो यहाँ पे होगा -v/u, और अगर हम लेंस की बात करें तो यहाँ पे होगा v/u। अगर यहाँ पे हम v की बात करें तो अभी आपको बताया था v का मतलब होता है प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब के लिए होता है, और u का मतलब होता है हमारे पास में किसके लिए, u का मतलब होता है हमारे पास में वस्तु के लिए। वैसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा। और ये कहता है दूरी के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं हम? दूरी के लिए बात कर रहे हैं। कभी कभी हमारे पास में हाइट दी होती तो हाइट से भी हम निकाल सकते हैं, वहाँ पे भी सेम करना है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं h0 कर दो अपॉन h कर दो। h0 का मतलब होता है जो प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, और h का मतलब होता है जो हमारे पास में वस्तु है उसकी दूरी क्या है। वैसे ही सेम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आवर्धन का मतलब हो जाता है। अब याद रखना, आवर्धन से हम क्या क्या बता सकते हैं। याद रखना, जो आवर्धन की वैल्यू है अगर वो हमारे पास में एक से ज़्यादा आ रही है, एक से, अगर हमारे पास में जो m है आवर्धन है उसकी वैल्यू अगर एक से ज़्यादा आ रही, तो आप बोलना जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, बड़ा होगा। कैसा होगा, बड़ा। अगर जो m आवर्धन की वैल्यू वस्तु एक के बराबर आ रही है तो आप बोलना कि समान साइज का होगा। और अगर हमारे पास में m की वैल्यू है, आवर्धन की वैल्यू है, एक से अगर छोटी आ रही है तो आप बोलना जो हमारे पास में प्रतिबिंब बनने वाला है वो कैसे बनने वाला है, छोटे आकार का बनने वाला है। साथ में एक बात और याद रखना आप कि प्लस और माइनस का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा योगदान है। अगर आपसे पूछे पॉजिटिव, क्या पूछे, अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो बोलना हमारे पास में बनेगा सीधा प्रतिबिंब, और अगर नेगेटिव आ रही है तो बोलना कैसा बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब। पॉजिटिव है तो सीधा, और नेगेटिव है तो उल्टा। अब यहाँ से एक बात तो और समझ लो आप, कि आपसे डायरेक्ट में पूछ सकता है अवतल दर्पण के लिए पॉजिटिव वैल्यू आएगी और उत्तल दर्पण के लिए नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो याद रखना, अवतल दर्पण के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू आ सकती है, लेकिन मोस्टली केस में इसके लिए जो नेगेटिव वैल्यू आएगी, कैसी आएगी, मोस्टली केस में नेगेटिव आएगी, एक ही केस में आएगी पॉजिटिव। बाकी उत्तल दर्पण के लिए हमेशा कैसी वैल्यू आएगी, हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू देखने को मिलेगी। ठीक है। हाँ, एक और कॉन्सेप्ट हमारा रह गया था जो हम समतल दर्पण पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम? समतल दर्पण पढ़ रहे थे। समतल दर्पण में आपसे पूछ सकता है कि अगर कोई भी वस्तु है, कोई भी हमारे पास में अगर कोई वस्तु है और वो दो दर्पण के बीच में रखी है, कहाँ पे रखी है, दो दर्पण के बीच में रखी है, तो आपसे पूछ सकता है कि ज़रा ये बताइए कि जो प्रतिबिंब बनेंगे उनकी संख्या कितनी होगी, उनकी संख्या कितनी होगी। अब ये बात पूरी डिपेंड करेगी किस पर, ये डिपेंड करेगी कि जो हमारे पास में दो दर्पण की बात कर रहे हैं वो आखिर किस एंगल पर रखे हैं, मतलब उनके बीच में डिग्री कितनी है, कितने एंगल पर वो रखे हैं। तो इसके पास हमारे पास में फॉर्मूला होता है निकालने का। तो आप बोलना फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास में, एन का मतलब होता है जो प्रतिबिंब है उनकी संख्या कितनी होगी, इज इक्वल टू होगा 360 अपॉन थीटा, मतलब 360/थीटा करो तो हमारे पास में एन की वैल्यू निकल आएगी। अब दो बातें याद रखो आप, अगर हमारे पास में एन की वैल्यू सम आ रही है, क्या आ रही है हमारे पास में, एन की वैल्यू अगर सम आ रही है तो हमारे पास जो एन की वैल्यू होगी n-1 करेंगे तो वही हमारे पास में प्रतिबिंब की संख्या आ जाएगी। और अगर हमारे पास में जो n की वैल्यू विषम आई, क्या आई, हमारे पास n की वैल्यू अगर विषम आई तो हमारे पास में जो n है वो n का n रहेगा। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन रहेगी, विषम आने पर दो हमारे पास फिर से शर्त लग जाएगी। अगर हमारे पास में जो वस्तु रखी है वो सममित रूप से रखी है, सममित का मतलब होता है सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल अगर हम बात करें, सिमेट्रिकल का मतलब होता है बिल्कुल हम बोल सकते हैं सिमेट्रिकल, ऐसे मान को चलो ये हमारे पास में एक दर्पण यहाँ पे लगा है
और एक दर्पण यहाँ पे लगा है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है बीच में हम ऐसे रख दें वस्तु को, ऐसे हम वस्तु को यहाँ पे रख दें कि बिल्कुल दोनों को बराबर हिस्सों में काटे, तो इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल। और वस्तु को अगर हम कहीं बाहर रख दें, केवल एक दर्पण में आए, उसे बोलते हैं हम एसिमेट्रिकल या फिर असममित। तो हम बोलना अगर हमारे पास में सममित आएगी तो वहाँ पे सेम रूल लगेगा n-1 वाला, कैंसर रूल लगेगा n-1 वाला लगेगा। और अगर हमारे पास में असममित रखी है तो वहाँ पे केवल n का रूल लगेगा। बात क्लियर है? तो हम बोले सम हो चाहे विषम हो, रूल हमेशा यही लगेगा n-1 मतलब 360/θ। अगर हमारे पास में जो वस्तु है वो असममित रूप से रखी है तब जाके हम बोलेंगे जो n का मान है वही हमारे पास में होगा। एक हम क्वेश्चन आपको करके बता दे रहे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। मान के चलो आपके पास में क्वेश्चन दिया है कि कोई वस्तु है, दो हमारे पास में समतल दर्पण है, उनके बीच में सममित रूप से रखी हुई है, कितने डिग्री एंगल पर, 40 डिग्री एंगल पर रखी हुई है। तो बताइए वस्तु द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। तो हमको कुछ नहीं करता है, n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू निकली 360/θ। अब हमें पता है 360 है और 40 हमारे पास में एंगल दिया है, तो हम यहाँ से निकालेंगे, हमारे पास में कितना आया है, 9 आया। ठीक है, अब हमें पता है जो 9 है, 9 कैसा है हमारे पास में, 9 हमारे पास में कैसा है, हमारे पास विषम संख्या है। तो आप बोलना कि विषम की संख्या विषम आंसर हो जाता है, तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि हमने अभी बताया था जो वस्तु रखी हुई है वो सममित रूप से रखी हुई है। कैसी रखी है? सममित रूप से रखी हुई है। और सममित रूप से रखी होती है तो हम बोलते हैं n बराबर होगा, जो भी दर्पणों की संख्या होगी वो n-1 के बराबर होगी। n की वैल्यू 9 आई, 9-1 करो तो हमारे पास 8 आएगा। इसका आंसर सही क्या है? 8 है। वहीं पे अगर हम बात करें कि दो दर्पण हैं और इनके बीच का एंगल हमारे पास में 60 है, बीच का एंगल कितना है, 60 है, और ये भी सममित रूप से रखी है। कैसी है? सममित रूप से रखी है। तो वही फॉर्मूला लगाओगे आप, 360 अपॉन कितना है, 60 है, तो यहाँ पे 60 कर दो, -1 कर दो, डायरेक्ट हम बाद में नहीं करेंगे। अगर नहीं करना है तो अभी छोड़ दो। तो यहाँ पे आ गया आपके पास में 6, n की वैल्यू आ गई आपके पास में 6, लेकिन हमें पता है पूरा हमें निकालने की क्या करेंगे, n = 6 - 1 = 5। तो आपके पास में दर्पणों की संख्या कितनी आ गई, 5।